Hello, friends. Um, I just would wait for everyone to join in for this session today. Let me see, I can't see anybody coming up so far. So I would like to wait for people to join in for today's session on fear and gratitude. Um I can see one person who has joined in. So let's wait for a few more people to come in before we get started. Today I have been given the chance to share for about 30 to 40 minutes. So I'll do my best कि इतने छोटे टाइम में मैं जितना आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ वो शेयर करूँ. तो आज का टॉपिक, हाय ईला, हाउ आर यू? Now that I can see you that you have joined in. सेशन होने के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ बेझिझक मेरे से पूछिएगा. मुझे अच्छा लगेगा आपके क्वेरीज या आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का. तो पहले अभी मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी आप सबके ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप सब इसका बेनिफिट उठा सकें. आज का टॉपिक है एंटीडोट ऑफ फियर, दैट्स ग्रैटिट्यूड. सो आई कैन सी अनदर पर्सन ज्वाइनिंग इन, सो इट्स वंडरफुल. हाय एकता, हाउ आर यू? Good to have you on the show. And I was just saying that if you have any questions, any queries during the session or after it, I would love to answer the queries. So feel free to shoot questions at me. Since I've been given the time limit of say 35 to 40 minutes, I will try my level best to share as much as knowledge I can in this short while. So should I get started or should we wait for more people to join in, as you people say? Let me know when I have to get started, because I would just love people to join in so that many people can experience the benefit of this session. Akansha, Ela, Ekta, just let me know, should I get started or should I wait for a little while more? Waiting for the admins to give me a thumbs up so that I get started. Akansha, what would you suggest? Should I start the session and probably later on you can float it in the groups for people to see? Or would you like to invite people to join in right away? Whatever you people say. It's okay with me. Okay, great. So I get a thumbs up for starting the session. Good evening, everyone. Today's session is antidote of fear, that's gratitude. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि fear क्या है.
फियर को हिंदी में हम डर कहते हैं। डर एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है जो कि हमारे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस की वजह से भी हो सकता है, और कुछ हमारे चाइल्डहुड में शायद हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो उस वजह से भी हो सकता है। ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। तब तक हमें डर से डरने की ज़रूरत नहीं जब तक कि वो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ों में इंटरफियर ना करे। और कुछ हद तक डर हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये एक नेगेटिव चीज़ हमारे लिए ज़रूरी कैसे हो सकती है। तो चलिए मैं उसके थोड़े एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक एग्जाम्पल कि अगर हमारे अंदर डर ना हो कि हम असफल होंगे तो शायद हम मेहनत नहीं करें और शायद हम पढ़ाई भी नहीं करें अपने एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए डर उसके लिए ज़रूरी है। और अगर हमारे अंदर ट्रैफिक का डर ना हो और हम बेधड़क सड़क पे चल रहे हों तो एक्सीडेंट होने का भी डर होता है, तो इसलिए ट्रैफिक का डर भी कुछ हद तक होना ज़रूरी है। और आजकल के टाइम पे जबकि कोविड है, हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम निडर हो जाएं तो शायद हम अपने आप को और अपनी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। कुछ हद तक डर ज़रूरी है, बट कई बारी हमारा दिमाग हमारे साथ इतना हैवॉक प्ले कर रहा होता है कि हम रियलिटी और इमेजिनरी में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी डर से रिलेटेड। सपोजिंग आप प्लेन में कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ के क्रू मेंबर्स आइल में आ जा रहे होते हैं अपने काम से, उनको आना जाना पड़ता है। आते जाते कभी क्रू मेंबर्स के शक्ल पे अगर गंभीरता दिखे तो आपको लगता है शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनके फेसेस इतने गंभीर हैं। और कभी आपको लगेगा कि मेरे कान में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे प्लेन ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ उस वजह से आपको लग रहा हो। कई बारी आपके दिमाग के घोड़े इतने तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं, आपको इतनी अजीब अजीब चीज़ें इमेजिन करने पे मजबूर कर देते हैं कि आपको लगता है शायद उस वजह से कुछ गड़बड़ हो रही हो। इतने हद तक आपका दिमाग आप पे हावी हो जाता है कि कई बारी आप इमेजिन करना शुरू हो जाते हो कि आपका एयरक्राफ्ट, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप अपने आप को पहाड़ के नीचे गिरे हुए देखते हो। अगर ऐसे हैवॉक आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है और आपके अंदर इतने हद तक डर है, वहां पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बिकॉज वहां पे वो आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ इंटरफेयर कर रहा है। तो मैं आपको पहले डिफरेंस बताऊंगी फियर और फोबिया में क्या डिफरेंस है। फोबिया फियर का ही एक और एडवांस्ड वर्जन है जहां पे आपको इंटेंस फियर महसूस होता है। फोबिया इतने हद तक होता है कि भी आपका दिमाग आपसे कहता है कि जो कुछ आप सोच रहे हो या जिससे आप डर रहे हो वो सच है, जबकि वो सब कुछ इमेजिनरी होता है। Phobia is a mental disorder which is quite common and it is like a part of anxiety disorder. अब phobias भी बहुत किस्म के होते हैं। लोगों को पानी से फोबिया होता है, लोगों को रंगों से फोबिया होता है, लोगों को स्नेक से फोबिया होता है, लोगों को डॉग से फोबिया होता है, लोगों को ट्रैवल से फोबिया होता है। किस्म किस्म के फोबिया होते हैं। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगी। मेरे फ्रेंड, उनके अंकल जो हैं वो थाईलैंड में रहते हैं, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ब्यूटीफुल विला बना रखा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट उनके अंदर ट्रैवलिंग का फोबिया है। इतने हद तक है कि वो अब 75 साल के होंगे, बट वो आज तक थाईलैंड से 1 किलोमीटर बाहर भी नहीं ट्रैवल किया उन्होंने, ना ट्रेन से, ना कार से, ना प्लेन से, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो ट्रैवल करेंगे तो उनका वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और कुछ ना कुछ उनको नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए इस डर के मारे वो निकलते ही नहीं। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे क्लोज रिलेशन में ही हैं, उन्हें डॉग से बहुत डर लगता है और इतने हद तक उनको डर है कि अगर कोई डॉग उनके सामने अचानक से आ जाता है तो वो फेंट हो जाते हैं।
सो डर और फोबिया अगर इतने हद तक हो कि आपके रियल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो, वहां पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है और ज़रूर लेनी भी चाहिए। बिकॉज अगर वो सॉर्टेड हो जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। जनरली क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग होती है हर चीज़ की, चाहे इस लाइफ की चाहे पास्ट लाइफ की, तो जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता। बट अगर हिप्नोथेरेपी की जाए, आपको पास्ट रिग्रेशन से लेके जाया जाए, आप वो सिचुएशंस में पहुंच सकते हो जो आपके लिए ये फोबिया क्रिएट कर रहे हैं, और उनका अकॉर्डिंगली काउंसलिंग और इलाज भी हो जाता है और लोग फिर रोजमर्रा की जिंदगी कंफर्टेबली जी सकते हैं। J.B. वॉटसन एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 70 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बचपन में बैड एक्सपीरियंस होने से लोगों को फोबियाज या फियर्स हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का नाम लिटिल एल्बर्ट था, बिकॉज इसमें एक टॉडलर लिया था जिसका नाम एल्बर्ट था। तो एल्बर्ट को उन्होंने एक खाली कमरे में बिठा दिया खूब सारे खिलौनों के साथ। एल्बर्ट खुशी खुशी अपने खिलौनों से खेलता रहा, और एक कोने में उन्होंने एक पिंजरा रखा जिसमें खरगोश था। खरगोश को और खरगोश पूरे कमरे में घूम रहा था, जिससे लाइक किसी को दिक्कत नहीं थी, ना खरगोश को दिक्कत थी ना एल्बर्ट को दिक्कत थी। बट जैसे ही एल्बर्ट के पास वो खरगोश आया तो एक साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा सा बलून बर्स्ट कर दिया। वो बलून बर्स्ट करने की साउंड से एल्बर्ट एकदम से चौंक गया और डर के मारे रोना शुरू कर दिया। दूसरी बार जब उन्होंने खरगोश को कमरे में एल्बर्ट के साथ छोड़ा, और जब खरगोश जैसे ही एल्बर्ट के पास आने लगा, उन्होंने जोर से एक थाली के साथ एक कड़छी को मार दिया और खूब भयंकर सी आवाज आई, जिससे फिर एल्बर्ट चौंक गया और फिर वो डर के मारे रोना शुरू कर दिया उसने। ऐसे ही थोड़े टाइम वो करते रहे कि जब भी खरगोश एल्बर्ट के पास आता तो वो कोई ना कोई भयंकर और अनकंफर्टेबल साउंड बजा देते, जिसकी वजह से एल्बर्ट रोना शुरू कर देता। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब उन्होंने खरगोश को छोड़ा और वो एल्बर्ट के पास पहुंचा, कोई अनकंफर्टेबल साउंड नहीं थी, बट द मेयर फैक्ट के रैबिट एल्बर्ट के पास आया, उसको देखते साथ ही एल्बर्ट रोना शुरू हो गया, क्योंकि उसने रैबिट को एक अनकंफर्टेबल, एक बैड एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया था। तो अब उसे फोबिया हो गया था या फियर हो गया था एक रैबिट का। सो ऐसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके अंदर फोबिया या फियर डाल सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ चंद लाइनें शेयर करना चाहूंगी। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार गलती से कह दिया था मुझे डर लगता है। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जो जिंदा है पर शुक्रगुजार नहीं उसे बेगर्ज नहीं कहते, डर के जीने वाले को जिंदगी जीना नहीं कहते। सो लिव लाइफ फ्रीली विदाउट फियर and with gratefulness and gratitude in your heart, because where there is gratefulness and gratitude, fear has no scope to exist, and there is just bliss and happiness. Now related to fear, I would share a few stories with you. एक क्रिमिनल था, उसने बहुत ज़्यादा मर्डर्स एंड गुनाह किए हुए थे, तो उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसको 2 चॉइस दिए सज़ा के लिए। उसने कहा कि ये सामने सूली है, या तो तुम इसको चुन लो, या फिर ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा लोहे का था और बहुत भयंकर सा दिख रहा था, बहुत खतरनाक दिख रहा था। तो क्रिमिनल ने दोनों तरफ देखा और फिर उसने डिसाइड किया नहीं, वो सूली को ही सिलेक्ट करेगा। तो उसने राजा से कह दिया नहीं, मैं इसके साथ ही ठीक हूँ। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ा और उसने रस्सी को गले में डाला, उसको क्यूरियोसिटी हुई कि एक बारी तो पता लगे ये दरवाजे के पीछे है क्या। तो उसने राजा से कहा मेरी आखिरी विशी सोचो और मुझे बताओ कि दरवाजे के उस पार है क्या। तो राजे ने कहा कि मैं बहुत ही हैरान हूं कि जो भी व्यक्ति इधर आता है और उसको मैं ये दोनों ऑप्शंस देता हूं, वो सेकंड ऑप्शन दरवाज़ा चुनने के बजाय सूली चुनता है। और मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, पर मैं तुम्हें बता देता हूं कि दरवाजे के पार तुम्हारी रिहाई थी, तुम्हारी फ्रीडम थी।
मैं इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि कई बारी हमारे ऊपर डर इतना हावी हो जाता है कि हम आगे की सोच नहीं सकते। हम ये भी नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और कई बारी हम अपना ही नुकसान कर पाते हैं। इसलिए what I would like to share is always remain calm and relaxed when you have to take a decision in life, because I believe, and it is true also, that calmness creates clarity. Now, another incident of fear that I would like to share with you is that a man hadn't slept for months together and he was very uncomfortable with this fact. तो फिर वो एक काउंसलर के पास गया और काउंसलर से उसने कहा कि मुझे कई महीने हो गए सोए हुए और मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब होने शुरू हो गई है, मेरी मदद कीजिए। तो काउंसलर ने पूछा, अच्छा क्यों नहीं नींद आ रही आपको? उसने कहा कि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई चोर है। सो बेसिकली ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हिप्नोफोबिया एंड क्लेप्टोफोबिया। सो काउंसलर ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर काउंसलिंग लीजिए और ये दवाइयाँ खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब क्या होना शुरू हो गया कि काउंसलिंग सेशंस बहुत महंगे थे, दवाइयाँ भी जो उसको लिख के दी थी वो भी बहुत महंगी थी। तो 2 महीने तो वो व्यक्ति आया, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो काउंसलर बहुत हैरान हुआ और सोचना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, ये व्यक्ति आ नहीं रहा। तो वो एक दिन इस व्यक्ति से कहीं मिल गया और उस व्यक्ति से उसने पूछा कि क्या बात है भाई, कैसे हो, तुम आ नहीं रहे हो अपने ट्रीटमेंट के लिए, सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक रह रही है? तो वह व्यक्ति हंस के बोला, कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मैं अब अच्छे से सो भी रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम एक व्यक्ति ने सॉर्ट आउट कर दी, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो ये दूसरे व्यक्ति ने कैसे किया। तो वो बहुत क्यूरियस हुआ जानने के लिए कि क्या वो चीज़ उस व्यक्ति ने की जिससे ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने बोला, मुझे एक कारपेंटर मिला जिसने आके मेरे पलंग के चारों पैर काट दिए और अब क्योंकि मेरा पलंग नीचे है तो मुझे डर नहीं है कि पलंग के नीचे कोई है और मैं आराम से सो सकता हूँ। इस सिचुएशन और इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं अपने फियर, अपने फोबियाज, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट क्योंकि हमारा डर, हमारा फोबिया, हमारा प्रॉब्लम हमें एक पहाड़ जैसे लगता है कि हमें लगता ही नहीं कि कोई सोल्यूशन हम इसके लिए ढूंढ सकते हैं, सामने होते हुए भी हम वो सोल्यूशन नहीं ले पाते। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूँगी, कोई चीज़ है जिससे आप डरते हैं, कोई चीज़ है जिसका आपको फोबिया है, कोई चीज़ है जो इंटरफेयर कर रही है आपकी नॉर्मल लाइफ से, थोड़ा शांत दिमाग, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के एंड फिर एक्शन लीजिए उसके लिए। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर हाउ ग्रैटिट्यूड हेल्प्स इन प्लेस ऑफ फियर। एक व्यक्ति था, वो जंगल में जा रहा था, घूम रहा था उधर, और एकदम से 2-3 दिन घूमते घूमते वो थक टूट के एक पेड़ के नीचे बैठा और सोचने शुरू हो गया कि अगर मेरे को कुछ खाने के लिए नहीं मिला, मुझे कुछ पीने के नहीं मिला, तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो इधर ही जंगल में मर जाऊँगा। और ऐसा मुझे साफ लग रहा है बिकॉज कोई मुझे खाने की चीज़ नहीं मिल रही, कोई चीज़ मुझे पीने के लिए नहीं मिल रही। फिर भी वो हिम्मत जुटा के और उम्मीद के पोटली बांध के वो वहाँ से उठता है और धीरे धीरे चलने शुरू होता है। थोड़ा सा ही आगे जाता है तो उसे एक नदी बहती हुई नजर आती है और उसकी सांस में सांस आता है कि चलो कम से कम पानी पी के मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी और मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटा के आगे चल सकूंगा और थोड़ी देर और जिंदा रह सकूंगा। तो वो दोनों मुट्ठी से पानी लेके अपना पेट भर रहा होता है और उसे उस टाइम पानी अमृत जल की तरह लगता है बिकॉज वो उसकी जान बचा रहा होता है। थोड़ा सा वो आगे चलता है और वहां पे वो हैरान होता है कि उसको एक सेब का पेड़ दिखता है। अब सेब के पेड़ में से वो सेब तोड़ के फटाफट खाना शुरू होता है बिकॉज 3-4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया होता है और उसको इतनी जबरदस्त भूख लगी होती है। एक सेब खाता है, उसको ऐसे लगता है कि इससे स्वाद तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती जिंदगी में। दूसरा सेब खाता है, उसको भी बहुत चटकारे और मजे ले लेके खाता है। तीसरा खाता है, चौथा खाता है, 5वें सेब तक उसका पेट भर जाता है और धीरे धीरे उसका मजा कम होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, थोड़े से सेब तोड़ के बटोर लेता है कि चलो मैं आगे चलूंगा तो मेरे आगे भी काम आएगी।
अब आगे जाते जाते वो थोड़े थोड़े बाइट्स खा रहा होता है, बट अब जो वो खा रहा होता है सेब, वो उसमें नुक्स निकाल रहा होता है। ये खराब है, इसका स्वाद ठीक नहीं है, ये थोड़ा पिलपिला है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे कर करके वो सेब थोड़े से खा खा के छोड़ रहा होता है। 10वें सेब तक तो ये नौबत आ जाती है कि वो एक बाइट खाता है और सेब फेंक रहा होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द 10th एप्पल इफेक्ट। ये चीज से हमें नॉर्मल जिंदगी में बचना है। जनरली हमारे पास चीजें होती हैं जो हमें लाइक कंफर्ट्स देती है, हमारे को लाइक खुश रखती हैं, हमको हर चीज से लाइक संभाल के रखती हैं। बट वो चीजों का हमारे को वैल्यू नहीं पता लगती जब तक वो हमारे पास होती हैं। हमें तब वैल्यू पता लगती है जब वो चीजें हमारे साथ नहीं होती। जैसे कि लग्जरी का अब नया डेफिनेशन हो गई है। पहले लग्जरी होती थी कि हम सुपर रिच लोगों के पास जो चीजें देखते थे, मैं सोचती थी और आप भी सोचते होंगे कि वो ही लग्जरी आइटम्स थी। जैसे एक यॉट ओन करना, या एक ब्यूटीफुल आइलैंड में एक पेंट हाउस होना, या एक रोल्स रॉयस हमारे पास होना, ये हम सोचते थे कि लग्जरी है। हम कहते थे वाओ कितना ये लकी बंदा है, इसके पास इतनी लग्जूरियस चीजें हैं। बट आज कोविड के टाइम पे हमारी डेफिनेशन ऑफ लग्जरी बदल चुकी है। आज की तारीख में हम सोचें तो शायद बिना मास्क के पार्क में जाके टहलना हमारे लिए लग्जरी होगी। शायद हमारे को फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिट चैट करना, हंसना दिल खोल के, और एक कप कॉफी पीना अब लग्जरी होगी। और शायद समुद्र के किनारे जाके नंगे पांव समुद्र की लहरों में खेलना और समुद्र की लहरों को महसूस करना अब हमारे लिए एक लग्जरी लगती है। तो सिचुएशन और सर्कमस्टांस हमारी डेफिनेशंस ऑफ थिंग्स बदलता है। ग्रैटिट्यूड ऑफ फियर से रिलेटेड मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। एक बंदा अपने काम में बहुत बिजी होता है, पूरा दिन काम कर करके इतना मसरूफ होता है क्योंकि उसको एक डेडलाइन मीट करनी होती है और उसके बॉस का उसके सर पे डंडा होता है कि अगर तुमने खत्म नहीं किया तो कल से जॉब में मत आना। तो वो देर रात तक काम कर रहा होता है कि उसको टाइम का पता ही नहीं लगता कि वो कितनी लेट हो गया है। एनीवे, लेट हो गया, अंधेरा हो गया और कोई उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता है। थैंकफुली उसका घर बहुत दूर नहीं होता, आधे पौने घंटे की वॉक होती है। तो वो कहता है चलो मैं चल ही लेता हूँ, इसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जैसे जैसे वो चल रहा होता है, थोड़ी दूरी बाद उसको कदम सुनाई देते किसी और व्यक्ति के उसके पीछे चलने के। वो फिर भी चलता रहता है, बट काफी दूर तक उसको वो कदम सुनाई देते हैं। तो अब उसको थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं ये व्यक्ति इसको फॉलो तो नहीं कर रहा, कहीं ये बंदा इसके लिए डेंजरस तो नहीं है, कहीं इसको चुराने के लिए तो इसके पीछे नहीं आ रहा। तो ये अपने कदम थोड़े तेज कर लेता है। पर जैसे ही ये अपने कदम तेज करता है, वो व्यक्ति भी अपने कदम तेज कर लेता है। इससे वो व्यक्ति और घबरा जाता है। आगे उसको एक टनल, एक सुरंग नजर आती है। वो उससे और भी घबराता है, बिकॉज वहां पे कोई लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा गुप होता है। तो उसको लगता है कहीं मेरी जान खतरे में तो नहीं है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान का नाम लेके जल्दी जल्दी टनल को पार कर जाऊंगा और आगे तो मुझे लाइट मिल जाएगी तो सब ठीक होगा। तो वो तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो तेजी से दौड़ता है, वो देखता है कि उसके पीछे वाला व्यक्ति भी तेजी से दौड़ना शुरू करता है। वो और घबरा जाता है तो और तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। जब वो टनल के बीच पे पहुंचता है तो उसको थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही होती है दूसरी साइड से। जब वो थोड़ा आगे जाता है और टनल के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे एक फैक्ट्री बनी हुई है, और ये व्यक्ति जो उसके पीछे दौड़ रहा था वो एक्चुअली फैक्ट्री का एक वर्कर था जो अपने काम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो तेजी तेजी चल रहा था या दौड़ रहा था अपने काम में पहुंचने के लिए। तो जैसे ही वो व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर घुसता है, ये बंदे के सांस में सांस आता है कि एक्चुअली जो वो सोच रहा था वो वैसी सिचुएशन नहीं थी। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि कई बारी डर हमारा इतना हावी हो जाता है हम पे कि हमें इतनी चीजें इमेजिन करने पे मजबूर कर देता है जो एक्चुअली नहीं होती, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है। एक और आपके साथ इंसिडेंट शेयर करती हूँ ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड। एक टीचर होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को कहती है चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं ऑन ग्रैटिट्यूड। आज आप लोग सब एक एक कागज लो और उसमें अपने मन मर्जी की कोई चीज बनाओ और उसको फिर आप पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे।
आपको क्या चीज है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी तरफ आपको ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। सारे बच्चे बिजी हो जाते हैं कुछ ना कुछ बनाने में, कुछ ना कुछ करने में। मनीष थोड़ी देर इधर उधर बच्चों को देख रहा होता है, उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कागज पे बनाता है। एक एक करके टीचर जो है बच्चों को सामने क्लासरूम के बुला रही होती है। एक बच्चा आता है, उसने अपने कागज पे पेड़ बनाए हुए हैं, वो कहता है आई एम ग्रेटफुल टू द ट्रीज बिकॉज दे गिव मी ऑक्सीजन। दूसरा बच्चा बुलाते हैं, दूसरे बच्चे ने अपने माँ बाप की ड्राइंग बनाई है, तो वो कहता है कि आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स ना होते तो मैं ना होता, और मेरे पेरेंट्स मेरी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मुझे हर चीज़ से बचाते हैं, मेरी हर तरह से सुरक्षा करते हैं, इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। तीसरा बच्चा आता है, उसने चॉकलेट की ड्राइंग बनाई होती है, तो वो कहता है आई एम ग्रेटफुल टू चॉकलेट बिकॉज आई लव चॉकलेट एंड चॉकलेट कीप्स मी हैप्पी। सो टीचर मुस्कुराती है, उसके बाद मनीष की ओर देखती है और कहती है मनीष आप भी और शेयर करो कि आपने अपने कागज में क्या बनाया। पहले तो मनीष बहुत झेपता और डरता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना। फिर टीचर कहती है कोई बात नहीं, मैं भी तो इधर खड़ी हूं, तुम्हारे साथ हूं, तो तुम चिंता मत करो, तुम आ जाओ। किसी तरह हिम्मत जुटा के मनीष आगे जाता है और उसके कागज पे एक हाथ बना होता है। वो हाथ देख के टीचर थोड़ी हैरान होती है और वो कहती है चलो मनीष एक गेम खेलते हैं, हम बाकी बच्चों से पूछते हैं इस हाथ का क्या मतलब है। तो बाकी बच्चे एक एक करके हाथ उठाते हैं। एक बच्चा कहता है ये हाथ पुलिस वाले का है, क्योंकि पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें सेफ रखते हैं। दूसरा बच्चा कहता है नहीं ये हाथ भगवान का है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया और वो हमें पालता है। तीसरा बच्चा कहता है नहीं ये हाथ मनीष का ही है। मनीष ये सारे आंसर सुन के सर हिला देता है कि नहीं इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर सब हैरान होते कि फिर ये हाथ है किसका। तो मनीष टीचर की ओर घूम के कहता है टीचर ये हाथ आपका है, क्योंकि क्लासरूम में आप मुझे सिखाते हो कि जिंदगी मुझे कैसे जीनी है, आप मुझे सिखाते हो कि समाज में मैंने अपने आप को कैसे संभालना है और समाज के लिए मुझे तैयार करते हो। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पीटी टीचर का जिसने पानी का डर मेरे अंदर से निकाला स्विमिंग करते हुए, और इवन झूलों के ऊपर जब मैं चढ़ रहा था स्लाइड पे तो मेरे पीटी टीचर ने कहा कोई डरने की बात नहीं है, हिम्मत रखो, साहस रखो, स्लाइड के नीचे आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। तो हर कदम पे मेरी टीचर्स ने मुझे संभाला है, मुझे पकड़ा है। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे उस टाइम बचाया जिस टाइम बच्चों ने मुझे बुली किया। तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स। एक और स्टोरी आप लोगों के साथ ग्रेटफुलनेस पे शेयर करना चाहती हूँ। एक अंधा लड़का सड़क पे बैठा था, उसके हाथ में एक गत्ता था। गत्ते के ऊपर लिखा था मैं अंधा हूँ, मेरी प्लीज मदद कीजिए। और सामने एक टोपी रखी हुई थी उल्टी करके जिसमें वो भीख मांग रहा था। बट कितने घंटे बीत गए और किसी ने भी उसको भीख नहीं दी। वो निराश हो रहा था, छू छू के टोपी के, वो तो टोपी खाली है, वो कैसे अपना गुजारा करेगा। एक आदमी दूर से देख रहा था और उसने उस अंधे लड़के के पास जाके उसका गत्ता लेके कुछ उस पे लिखा स्केच पेन से और उसको पकड़ा दिया। जैसे ही वो गत्ता उसके हाथ में आया, जो भी व्यक्ति वहां से गुजर रहा था उसकी टोपी में पैसे डाली जा रहा था और शाम तक उसकी टोपी पैसों से भर गई। शाम को जब वो व्यक्ति उसके पास आया और मुस्कुरा के बोलने लगा अच्छा तो आज तो तुमने बहुत कमा लिया, अब तो 2-3 दिन तुम्हारे आराम से निकल जाएंगे। इस पे अंधे लड़के ने कहा अच्छा तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने गत्ते पे कुछ लिखा था। तो उसने मुस्कुरा के कहा हाँ। इस पे वो बहुत क्यूरियस हुआ और जानने की चेष्टा करी कि तुमने गत्ते पे ऐसे क्या लिखा था जिसकी वजह से सब मेरी मदद करने को तैयार थे। कहता मैंने वो ही लिखा था जो तुमने लिखा, बट दूसरे तरीके से। मैंने लिखा ये दिन कितना खूबसूरत है पर मैं देख नहीं सकता। तो ये पढ़ के हर एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसके मन में ग्रेटफुलनेस आई कि थैंक गॉड आई कैन सी, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद आईज, कि मैं इस प्रकृति की सुंदरता को, इस जहान की सुंदरता को देख सकता हूं और महसूस करता हूं। और उस वजह से उसको एम्पैथी महसूस हुई, सिंपैथी महसूस हुई और उसने थोड़े से पैसे इस बच्चे के साथ शेयर करे। सो ग्रैटिट्यूड is very important in life
फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस। अब अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चनेयर भरा है और आपके आंसर्स आपके पास हैं जो एकता ने आपके साथ इस पेज पे ही शेयर करे थे, तो मैं उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फर्दर सेशन लेने से पहले। तो उसमें 3 ऑप्शंस थे, ऑल द टाइम, नेवर, समटाइम्स। अगर आपका ऑप्शन ऑल द टाइम था तो अपने आप को 3 नंबर दीजिए। अगर आपका ऑप्शन नेवर था तो अपने आप को 2 नंबर दीजिए, और अगर आपका ऑप्शन सम टाइम्स था तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए। जिन लोगों ने ये क्वेश्चनर नहीं किया है वो सेशन के बाद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल्फ एनालिसिस है आपका फियर और एंजाइटी का। अगर आपका मार्क्स जो हैं उसमें 23 एंड अबव है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका फियर या एंजाइटी लेवल नॉर्मल है। बट अगर आपका जो स्कोर है वो 20 से लेकर 23 तक है तो आपको अपने आप को कॉशियसली हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन अगर आप लोग नहीं करते तो 5 मिनट्स डेली कोई सूदिंग म्यूजिक लगा के कंफर्टेबल जगह पे बैठ के आंखें बंद करके अपने इनर अंधेरे में जाके जस्ट 5 मिनट रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे आप ये टाइम को बढ़ा सकते हैं 30 मिनट्स तक। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है अपने मानसिक रूप को सही रखने के लिए, तो आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें योगा भी हो सकता है, इसमें वॉकिंग भी हो सकती है। वॉकिंग आई मीन बाय ब्रिस्क वॉकिंग, नॉट स्ट्रोलिंग। सो अगर आप ये 30 to 40 मिनट्स करते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबली अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके साथ मैं आपके साथ एक्यूप्रेशर की टेक्निक्स भी शेयर करूंगी और प्लस आपके साथ थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर से शुरू करते हैं। ये 5 फिंगर्स हैं। हर एक फिंगर की नर्व जो है वो किसी ना किसी इमोशन से जुड़ी हुई है। थंब जो है वो वरी से जुड़ा हुआ है, ये फिंगर फियर से जुड़ी हुई है, ये फिंगर की नर्व एंगर से जुड़ी हुई है, ये फिंगर की सैडनेस से, और ये फिंगर की सेल्फ एस्टीम से। अगर आपको किसी बात से चिंता हो रही है तो आप 1 मिनट इस फिंगर को प्रेस करके रखिए। अगर आप किसी बात से डर रहे हैं तो आप ये फिंगर 1 मिनट प्रेस करके रखिए। अगर आप किसी बात से गुस्सा हैं तो आप 1 मिनट इसको प्रेस करके रखिए। और अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो आप इसको 1 मिनट प्रेस करके रखिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप इसको 1 मिनट प्रेस करके रखिए। अपने कामनेस और रिलैक्सिंग होने के लिए आप ये पॉइंट 1 मिनट तक प्रेस रखिए। अगर आप रोज 1-1 मिनट ये सारी फिंगर्स प्रेस करते हैं और ये पॉइंट भी प्रेस करते हैं तो ये आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होता है। हम लोग सब जाने अनजाने अपना हाथ ऐसे रख के सोते हैं रात को, है ना। बट आप लोगों ने कभी रियलाइज नहीं किया होगा कि जब भी अपना हाथ आप ऐसे रख के सोते हैं तो आपको बहुत ही मीठी नींद आती है, आप बहुत कंफर्टेबली सोते हैं और बहुत साउंड स्लीप होते हैं। क्यों? बिकॉज आपका सर जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस कर रहा होता है जो आपको काम और रिलैक्स्ड रखता है। दूसरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो चलिए हम सब ये एक्सरसाइज करते हैं। स्टार्ट। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी एक्सरसाइज, आप मुंह के जरिए हवा अंदर लेंगे, 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद आप मुंह से हवा बाहर छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से, तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप स्ट्रेस या फियर में होते हैं
आपका नेक रीजन तो जो है वो बहुत टेंशन और प्रेशर में आ जाता है। इसको रिलैक्स करने के लिए इमीडिएटली आप अपने शोल्डर्स ऊपर खींचिए और फिर नीचे रिलैक्स कीजिए, जैसे रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। अब आप एक छोटी सी और लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आपको स्टेज पे जाना हो और आपको डर लग रहा हो, एनी स्टेज फियर और एनी पब्लिक एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू हैव, you might have that fear in you, but to relax you immediately, एकदम से बड़ी सी सांस अंदर लीजिए और फिर अपने आप को इधर थपथपाइए। ओके, सो टेक अ बिग ब्रेथ इन and pat yourself here. This immediately relaxes you and you can start with whatever performance or session that you have to take on stage or online. Another thing that I would like to share with you all is there are 3 things most important in life to take care of. सबसे पहले स्लीप। स्लीप इतनी ज़रूरी है कि अगर हमें स्लीप डेप्रीवेशन हो रहा है तो उसकी वजह से कई बीमारियां हमें लग जाती। आप हैरान होंगे कितने हद तक स्लीप डेप्रीवेशन हमें अफेक्ट कर सकती है। प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, बीपी, इवन कैंसर, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑल्सो। बिकॉज हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे भी है तो सोने की वजह से वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। बट अगर हम ठीक तरह से सोते नहीं हैं तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो कि दूसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। स्लीप अच्छे से करना का ये मतलब नहीं है कि खूब घंटे सोना। कई बारी हम 5 घंटे बिल्कुल साउंड स्लीप सोते हैं और फ्रेश उठते हैं, और कई बारी 9 घंटे सो के डिस्टर्ब स्लीप में भी हम थके थके हुए महसूस करते हैं। सो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट मैटर्स मोर दैन द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। सेकेंड थिंग, इमोशनल वेल बीइंग या इमोशनली हेल्दी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इमोशनली हेल्दी हमारे लिए इतना पावरफुल टूल है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। कई बारी जो चीज़ हम सोचते हैं और लगातार सोचते हैं वो हमारे साथ हो ही जाती है। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक डॉक्टर है, उन्होंने अपनी केस स्टडी शेयर करी थी कि एक माँ अपनी बेटी को लेकर आती थी जिसे एक्जिमा था, और वो उससे इलाज करा रही थी। बहुत लंबा उसका ट्रीटमेंट चला, बहुत दवाइयाँ भी ली, बट कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो कई डॉक्टर्स के पास गई और कई तरह के इलाज ट्राई किए, बट कोई फ़र्क नहीं हो पाया। फिर थक हार के इतनी माँ परेशान होगी, अपने बच्चे को देख देख के दुखी होती थी कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी बेटी के एक्जिमा ठीक हो जाए, मुझे एक्जिमा हो जाए। इतने हद तक वो इमोशनली अपने आप को ये बोलती रही कि एक दिन एक उंगली पे उसको सचमुच में एक्जिमा हो गया। इतने हद तक इमोशनल वेलबींग आपके साथ गेम खेल सकती है। कैंसर पेशेंट्स भी अगर अपने आप को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कैंसर हुआ तो क्या हुआ, इलाज है, इलाज हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक इमोशनली पॉजिटिव अपने आप को रखने से बहुत फर्क पड़ता है और ऐसे लोग ठीक भी हो जाते हैं। सो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कोविड के टाइम्स पे तो इवन ज़रूरी है आप और भी पॉजिटिव रहिए। एक थर्ड चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, बट ज़रूरी बहुत है। अगर हम कहते हैं हम पूरा हफ्ता अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं, पूरा दिन हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट वीकेंड्स में जाके हम रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, वीकेंड है, अब हम थोड़ा पी भी सकते हैं, हम थोड़ा नाच भी सकते हैं, हम थोड़ा इंडल्ज भी कर सकते हैं इन द जंक फूड या अनहेल्दी फूड। तो आप अपना डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं और अपनी रूटीन को खराब कर रहे हैं। आपकी बॉडी ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाती जैसे हम अपने मेंटली अपने आप को ट्यून करते हैं। हम सोचते हैं हमने समोसा आज खा लिया, कैलोरीज ज़्यादा होगी, चलो हम बाकी चीज़ें कम कैलोरीज की खा लेते हैं। आपकी बॉडी को ये मैथ्स नहीं पता। आपकी बॉडी तो जो अंदर लेगी उसका रिएक्शन दिखाएगी। मैं ये नहीं कहती मत खाइए,
शुगर खराब है, अल्कोहल खराब है या फैटनिंग थिंग्स खराब है, तली हुई चीज़ें खराब है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं बट मॉडरेशन में खाइए। इसलिए मैं कहूँगी ये चीज़ें खराब नहीं है, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। एक और चीज़ जिसकी वजह से हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर सकते वो है ईगो एंड प्राइड। क्यों? हमें लगता है हमें तो सब कुछ लाइक भगवान ने दिया है, पैसे, कंफर्ट्स, सब कुछ, तो क्यों हम हिले? हम क्यों ना अपने सर्वेंट को कह दें हमारे लिए पानी ले आ, हमारे लिए चाय बना दे, हमारा ये काम कर दे। Certain amount of moving your body and limbs is very important for you. ये करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके ओवरऑल पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे अपने आप को मत कर्ब करिए और इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एम्बाइब करिए। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से निभाते हैं तो मतलब ही नहीं कि आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल ना जी सकें। इन दी एंड मैं आपके साथ एक पोएम शेयर करना चाहूँगी और इस पोएम का नाम है माई फेथ। ये मैंने लिखी है। आई होप यू लाइक इट। सो आई एम स्टार्टिंग। As I tread along this path, a path of bewilderness unknown, unwalked, I don't know what's in store for me ahead, but I carry with me my gratitude to Lord and faith in Him. For with Him I know I always be safe. He cares and loves, and my path He'll pave. So I walk on ready to face whatever is in store for me. It's nothing else I gain. I would be gathering knowledge and experience for sure. My divine will guide me through the future unknown. He is compassionate and generous, would never let me be alone. So Lord, I surrender in your care myself. You will take me holding my hand wherever you think I will stay best. I am tired now of planning and speculating. I am taking rest, assured in your care that I will win this test of time. The world will be fine and the future will be mine. With this, I would like to share with you all that remain healthy, remain safe, remain fearless, remain calm. Everything will be all right. Everything will be normal soon, and we will be able to see each other and enjoy life very soon. So stay happy, stay healthy. Till then, bye-bye. Take care.